अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया में हमने देखा था कि उसमें 4 किंगडम थी, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। अब यहाँ पे हम उन किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूकेरियोट्स विच आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। अब यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में बताया कि मोस्टली दे आर यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स मीन दे हैव न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। अब यहाँ तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब है कि सिंगल सेल होंगे, या कॉलोनियल कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, और फिलामेंटियस या कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होंगे जिनकी बॉडी की शेप फिलामेंट लाइक होगी, और सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होगा कि वो मल्टी सेलुलर हैं लेकिन उनके सेल बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, या उनके पास कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। सिंपल मल्टी सेलुलर मीन दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। अब यहाँ पे आपको ये जो चीजें बताई गई हैं, ये प्रोटिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि फाइलम या किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आगे से इसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स देखें कौन सी हैं। पहली जो टाइप है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक कहा गया तो इसका मतलब है कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती जुलती हैं, और इसको जो दूसरा नाम दिया गया वो है एल्जी का। जी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड एल्जा हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके पास सेल वॉल है और सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में रखा गया है। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट एंड आर ऑटोट्रोफ्स। आगे एग्जाम्पल दी गई है यूग्लिना एंड डायटम्स आर कॉमन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, आपने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं कि उनकी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है, दूसरा उनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो ऑटोट्रोफ्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। एग्जाम्पल दी गई है यूग्लिना एंड डायटम्स। जी, नेक्स्ट बात की गई है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब एनिमल लाइक है तो इसका मतलब है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मिलती जुलती होंगी। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को क्या दूसरा नाम दिया गया? प्रोटोजोन्स। दे आर हेटरोट्रॉफ्स इन इंजेस्ट फूड। हेटरोट्रॉफ है, खुराक हासिल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। देयर सेल हैव नो सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। थर्ड टाइप जो बताई गई है वो है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्या है? दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देयर सेल वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज। अब यहाँ पे जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है इंस्टेड ऑफ काइटन। काइटन की नहीं, क्योंकि जो ट्रू फंजाई हैं उनकी सेल वॉल में काइटन होता है, लेकिन फंगस लाइक प्रोटिस्ट है तो उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। एग्जाम्पल इसकी दी गई है स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड आर एग्जाम्पल। यहाँ पे पिक्चर में भी देखें प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल, जैसे यूग्लिना है जिसको हमने कहा कि वो प्लांट लाइक है। अब यहाँ पे देखें ये जो ग्रीन कलर दिखाया गया है वो एक्चुअली इसके अंदर क्लोरोफिल शो किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है जिसकी वजह से ये ऑटोट्रोफ है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या था? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट था। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ इसके ऑर्गेनेलिज दिखाए गए हैं, और ये हेटरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इंजेस्ट फूड करते हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट में एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। जी, नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं फंजाई। फंजाई मीन ट्रू फंजाई। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई, दे आर हेट्रोट्रोफिक। अब यहाँ पे फंजाई की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या दी गई है? दे आर हेट्रोट्रोफिक। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट इन अ यूनिक वे। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट। फंजाई क्या है तो हेट्रोट्रोफ है, लेकिन वो फूड इंजेस्ट नहीं करते जैसा कि एनिमल्स करते हैं। अब ये खुराक कैसे हासिल करते हैं? दे अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। इनके सराउंडिंग में जितना भी डिकेइंग मैटर है वहां से ये अपनी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। अगली जो फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन। तो इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की मिलकर बनी होती है। काइटन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। अब फंजाई क्या है? मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल जैसे दी गई है मशरूम्स हैं, रस्ट, स्मर्ट एंड मोल्ड्स, व्हाइल अ फ्यू आर यूनिसेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर भी हैं। यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल है यीस्ट। अब ये वही मशरूम है जो उनमें से मशरूम की कुछ टाइप जो ह्यूमंस खाने में भी यूज करते हैं। इसी तरह यीस्ट भी आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, तो ये फंजाई है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज एंड बियर। एन एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज ड्राइव फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थे, जो सबसे फर्स्ट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिराइव की गई थी वो फंगस से ली गई थी। और कौन सा फंगस का नाम क्या था? फंगस पेनिसिलियम।
अब यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल दी गई है फंजाई की, जैसे समट फंजाई ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का है ये समट फंजाई है। ये टोडस्टूल दिखाया गया है आपको मशरूम की तरह जो है। फिर जो है वो ब्रैकेट फंजाई, ये दरख्त के ऊपर जो लगा हुआ है। इसी तरह स्वीट टूथ फंजाई। जी नेक्स्ट आते हैं किंगडम प्लांटी की तरफ। प्लांटी क्या है? इट इंक्लूड प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इसकी प्लांटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और इनकी सेल वॉल जिसमें सेलुलोज होता है। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो किंगडम प्लांटी की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, किंगडम प्लांटी की एक और खासियत जो है कि इसमें से कुछ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑल प्लांट हैव द मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसमें वो एम्ब्रियो बनाएंगे, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉमन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है जिसमें किसी भी प्लांट का एक पार्ट जो वो दोबारा से नया पौधा बन जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल जो दी गई है मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मोस है, फर्न्स है, कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जी नेक्स्ट आता है किंगडम एनिमिलिया। एनिमल्स आ जाते हैं जिसमें दिस किंगडम इंक्लूड एनिमल विच आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफ्स। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज। अब यहाँ पे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है जिसमें एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट व्हेन देयर बॉडीज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम एनिमिलिया। इसमें वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। अब वायरस को क्लासिफिकेशन में कहाँ पे रखा गया, किस डोमेन या कहीं किंगडम में एडजस्ट भी करता है या नहीं। तो देखें, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब है ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं कि आप इनको सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं दे सकते। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर डेट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस जो है दे आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी और कुछ नॉन लिविंग जैसी। दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब है कि वो कोई उनकी बॉडी को सेल पे कंसिस्ट नहीं करती। दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिज। ना तो उनकी बॉडी किसी सेल से बनी है, ना उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज होते हैं। अब वायरस कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। अब वायरस के पास जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए की फॉर्म में होगा या आरएनए की फॉर्म में, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। अपनी मेटाबॉलिज्म नहीं रन कर सकते। फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन एंड टू इंक्रीज इन नंबर वायरसेस बिकम पैरासाइट इन एन ऑर्गेनिज्म। अब खुद तो इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती तो फिर ये अपनी खुराक कैसे लेते हैं? तो क्या करते हैं, अपनी प्रोटीन बनाने के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट के तौर पे एक्ट करते हैं। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं। Viruses are not included in the classification system because they lack any of the characteristic of the three domains of life. तो viruses को classification system में ऐड नहीं किया गया क्योंकि थ्री domains of life या यूकेरिया में आ जाए, प्लांटी में आ जाए, एनिमिलिया में आ जाए या आर्किया बैक्टीरिया, किसी के ऊपर ये पूरा नहीं उतरते। इनके ऊपर वो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, इसलिए वायरसेस को अलग ही रखा गया है। अब जैसे यहाँ पे देखें वायरस का स्ट्रक्चर है, ये वायरस है, इसको नाम क्या दिया गया है? बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज कौन सा है? वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे उसको नाम दिया जाता है बैक्टीरियोफेज। और यहाँ पे ये वायरस दिखाया गया इन्फ्लुएंजा वायरस का। ये भी वायरस, ये भी वायरस, और देखें दोनों की शेप जो है वो डिफरेंट है। जी प्रियॉन्स एंड विरियोइड्स are also acellular particles and are also not included in the classification. अब जैसे वायरस की बात की गई इसी तरह बात की गई prions and viroids are acellular particle. They are not included in the classification system. Prions are composed of protein only and viroids are composed of circular RNA only. तो यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है कि prions के अंदर जो है वो प्रोटीन होती है जबकि viroids जो है वो उसके अंदर circular RNA होता है। Both these particles cause the infectious diseases in certain plants. They are also a cause of कैंसर। तो यहाँ पे ये जो दोनों है एक्चुअली है तो ये वायरसेस हैं जो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में या इनमें से कुछ कैंसर का कॉज भी बनते हैं। जी स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। टेबल में आपको कुछ डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं टेबल की फॉर्म में ताकि आपको ये याद रखना आसान हो। अब जैसे यहाँ पे डोमेन 3 डोमेन की बात की गई है, आर्किया है, बैक्टीरिया है या यूकेरिया है। यूकेरिया में आगे से फर्दम, किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है। इसी तरह अब यहाँ पे बात की गई है सेल टाइप। आर्किया हो, बैक्टीरिया हो तो उनके सेल जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स मीन दे हैविंग नो न्यूक्लियस। लेकिन अगर यूकेरिया में बात की जाए तो इनके सबके सेल जो है वो यूकेरियोटिक है। इसी तरह अगर न्यूक्लियर देखा जाए, क्योंकि न्यूक्लियर नहीं है तभी तो हमने इनको प्रोकैरियोट्स बोला है, जबकि
डोमेन यूकेरिया में सबके पास न्यूक्लियस होगा। अब सेल वॉल की बात करें तो आर्किया बैक्टीरिया में इनकी सेल वॉल जो है वो पॉलीपेप्टाइड का प्रोटीन की बनी होती है, जबकि यू बैक्टीरिया में वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की है। इसी तरह प्रोटिस्टा में देखें, प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होती है, वो डिफरेंट टाइप की है। फंजाई में वो काइटन है, प्लांटी में वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना खाने का उनका तरीका क्या है, आर्किया या बैक्टीरिया में देखा जाए तो वो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं या हेटरोट्रॉफ्स भी हैं। इसी तरह प्रोटिस्टा में बात की गई थी, ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ भी है। फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, जबकि एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉफ हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं। अगली जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है मल्टी सेलुलरिटी है। तो आर्किया या बैक्टीरिया में वो यूनिसेलुलर है, इसलिए वहां पे वो मल्टी सेलुलर तो होंगे नहीं। प्रोटिस्टा में बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में भी मोस्टली वो यूनिसेलुलर होते हैं, और अगर कुछ हैं तो वो कॉलोनी की फॉर्म में है, लेकिन कॉलोनी का हर मेंबर अलग से रहता है, वो यूनिसेलुलर है। फंजाई में आ जाए तो वहां पे मल्टी सेलुलरिटी है, इसी तरह प्लांटी में भी और एनिमिलिया में भी। जी, आगे आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ कहा गया है। आज से कोई 4-5 साल पहले आपने कोरोना वायरस का नाम भी सुना था, उसकी सिम्टम्स आप लोगों को कुछ सुनने में आई होंगी, तो यहाँ पे उसकी कुछ डिस्कशन की गई है। कोरोना वायरस इज अ वायरस आइडेंटिफाई इन द लेट 2019 इन दी वुहान चाइना। सबसे पहले ये चाइना की सिटी वुहान में इसको आइडेंटिफाई किया था 2019 में। इट कोज अ पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। पेंडेमिक वो डिजीज कहते हैं जो तेजी से फैलती है, और इसकी डिजीज क्या थी, रेस्पिरेटरी इलनेस ही, मतलब सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है, कॉल्ड कोविड-19, और इसको नाम क्या दिया था, कोविड-19 वायरस। The virus primarily spread through respiratory droplets when an infected person coughs, sneezes, talks or breathes. कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ करेगा, स्नीज छींक लेगा, बात करेगा या सांस लेता है तो उसके उस ड्रॉपलेट्स के साथ ये वायरस दूसरे ह्यूमंस को लग जाता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सरफेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस। या कोई ऐसी सरफेस जिसपे ये वायरस के साथ कंटेमिनेटेड हो गई थी, कोई दूसरा उसको टच करता है तो उसको भी वायरस चला जाता है उसकी बॉडी में। वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो इस स्प्रेड डिजीज से बचने का क्या गया था, वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ। आप स्टूडेंट है, जब आप भी आज से कोई 3-4-5 साल पहले आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में थे कोरोना वायरस आया था, तो आप लोगों को स्कूल में ये कंपलसरी कहा गया था कि आप लोग मास्क पहने। कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड फीवर। अब इस डिजीज की सिम्टम क्या है, फीवर बुखार हो जाएगा, कफिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल होती है, फटीग मतलब हर वक्त थका थका महसूस करना, बॉडी एचिज हो सकती है, खारिश होगी या रैशेस बन जाएंगे, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं आता ना स्मेल आती है, सोर थ्रोट जैसे गला खराब हो, एंड हेडेक सर दर्द हो सकता है। तो ये इस डिजीज की सारी सिम्टम्स हैं। In some cases, it can lead to severe respiratory problem, especially in older adults and people with underlying health condition. ऐसे लोग जिनको पहले ही कोई हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी या कमजोर थे, या ओल्डर अडल्ट मतलब जो बूढ़े लोग हैं, तो उसमें ये severe respiratory problem क्रिएट करता है। Washing hand and frequently with soap for at least 20 seconds or use of hand sanitizer with at least 60% alcohol can prevent the spread of virus. तो इसको अवॉइड करने का क्या है कि बार बार अपने हाथ धोएं या सैनिटाइजर यूज करें जिसमें जो है वो 60% अल्कोहल हो। वैक्सीनेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19। वैक्सीन हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द वायरस, रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो जो वैक्सीनेशन की गई थी, उस वैक्सीनेशन क्या करती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिसकी वजह से अगर वो वायरस आ जाता है तो उसके अगेंस्ट वो फाइट करती है और उसको डिजीज कॉज करने से रोकती है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायनोमियल न्यूमेनक्लेचर। बायनोमियल न्यूमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक वे में आप किस तरह नाम देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बायनोमियल न्यूमेनक्लेचर, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने का तरीका। The great Swedish biologist Carl Linnaeus was the founder of this system of giving the scientific name to organism. किसी भी organism को scientific name कैसे दिए गए? This scientific name of an organism consists of two parts. The first part is the name of the genus टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग। हमने जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा कि हर डोमेन में किंगडम आई, किंगडम के बाद फाइलम आया, फाइलम के बाद जो क्लासेस, फिर ऑर्डर, फिर जीनस और फैमिली। अब जो साइंटिफिक नाम देना था उसमें उसका साइंटिफिक नाम देने के लिए सबसे पहले जो उसका जीनस का नाम था उसको सिलेक्ट किया गया, एंड द सेकंड पार्ट इज द नेम ऑफ द स्पीशी, और सेकंड उसका जो स्पीशी से नाम लिया गया। द सिस्टम ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी बता दी गई है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने के तरीकों को हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ऑनियन है, कॉमन नेम उसका क्या है, एलम कैपा। अब यहाँ पे ये एलम था, ये इसकी जीनस है और कैपा उसकी स्पीशी है।
इसी तरह पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम, और टोमेटो का क्या है, सोलेनम एस्कुलेंटम। अब यहाँ पे सोलेनम सोलेनम इसका मतलब है पोटैटो और टोमेटो की जीनस दोनों की सेम है, लेकिन आगे से उनकी स्पीशी डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह हनी बी का क्या है, एपिस कैरिना, टाइगर का क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, और ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस। होमो इसकी जीनस है और सेपियंस इसकी स्पीशी है। जी नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने की अहमियत क्या थी, क्यों यह जरूरी समझा गया कि ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जाए। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम सेम नहीं हो सकता। द वर्ड ऑफ द साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज स्पोकन बाय नो कंट्री सो दैट नो कंट्री इज फेवर्ड। तो यहाँ पे इसको नाम देने का वो लैटिन लतीनी जबान से लिखा गया था ताकि किसी भी कंट्री को जुबान को फेवर ना किया जा सके। The scientific name of an organism is same anywhere in the world. दुनिया के कहीं भी चले जाएं वो scientific name उसका सेम होगा। This system provide a standard way of communication whether the language of the particular biologist is Chinese, Arabic, Spanish और English. अब कोई बायोलॉजिस्ट है वो चाहे चाइना से बिलोंग करे या अरेबियन हो या स्पेनिश इंग्लिश हो, लेकिन साइंटिफिक नेम हर चीज का एक ही होगा, तो जिसकी वजह से वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगली सिग्निफिकेंट क्या थी, वेरियस रीजन हैव डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। अब जिस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रीजन में चले जाएं तो डिफरेंट नाम आते हैं। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिए, द कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इन उर्दू इज प्याज। उर्दू में हम इसको प्याज कहते हैं, लेकिन कुछ सिटीज में इसको जो है वो गंडा भी कहते हैं, कुछ में बेसल कहते हैं, कुछ में वेसल कहते हैं। अब हमारे पास स्पीशी एक ही या प्याज या ऑनियन, और उसके इतने सारे नेम है, तो डिफरेंट एरियाज में इसके डिफरेंट नेम लिए जाते हैं। इन अदर कंट्रीज इट हैज अदर सेट ऑफ नेम। अगर किसी कंट्री में चले जाएं तो हो सकता है इसका कोई दूसरा भी नाम हो। In some cases, several different organisms are called by the same common name. अब ये भी हो सकता है कि एक कॉमन नेम और उससे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, जैसे ब्लू बेल यूज फॉर द डजन ऑफ प्लांट्स विद द बेल शेप फ्लावर। तो ब्लू बेल यूज किया गया, कितने ज्यादा प्लांट्स हैं जिनकी बेल शेप थी। या इसी तरह ब्लैक बर्ड यूज किया गया है, इसको क्राउ के लिए भी कह सकते हैं। यहाँ एक और बर्ड है जिसको रेवन कहते हैं, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए ये जरूरी था कि हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए जिससे वो हर एरिया में पहचाना जा सके। Common name have no scientific basis. For example, a fish is a vertebrate animal with a backbone, fins and gill. अब यहाँ पे फिश की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई गई है कि वो एक वर्टिब्रेट एनिमल है, इसके अंदर जो है वो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी है, फिन्स हैं और उसके गिल्स भी होते हैं। ये फिश की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। अब आगे देखें, बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, जैसे सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है एंड स्टार फिश है। दे डू नॉट फिट ऑन द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश, क्योंकि ये जितनी भी है ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर बैकबोन्स नहीं होती हैं, ना ही गिल्स होंगे इनके सांस लेने के लिए, तो ये फिश की डेफिनेशन में नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की गई, उनके डिफरेंट किंगडम या उनके ग्रुप्स बनाए गए, फाइलम बनाए गए और इनको डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स दिए गए। जी नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने के लिए कुछ रूल थे, ऐसे उठा के किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम नहीं दे दिया गया। अब कुछ रूल थे, वो क्या रूल थे देखें जी। सबसे पहला रूल था वो क्या था, फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कि साइंटिफिक नाम देने के लिए उसका जो नाम था लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, लतीनी जुबान से। एवरी साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट। जिस किसी ऑर्गेनिज्म का है नाम, उसके टू पार्ट्स थे। द जीनस नेम ऑलवेज कम फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द स्पीशी नेम। टू पार्ट्स थे, इसमें से पहला पार्ट जीनस नेम है और दूसरा उसका स्पीशी नेम है। Every scientific name should have to be unique because the same name cannot be used for naming two different organism। तो क्या कहा गया कि साइंटिफिक नेम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को सेम साइंटिफिक नेम नहीं दिया जा सकता। The first part of the name genus name should begin with a capital letter। अब नाम लिखते हुए उसका जीनस का जो पार्ट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। The second part of the name species name should begin with a small letter। जबकि स्पीशी को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे ह्यूमन के लिए आपने होमो सेपियंस कहा तो होमो में H कैपिटल होगा और सेपियन में S स्मॉल होगा। At the time of printing of the scientific name it should be typed in italics। और अगर इसको टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ये इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक थी। When a scientific name would be handwritten, two parts of it should be separately underlined। और अगर इसको आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो इसके पार्ट्स को अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे अगर आप जो है वो ह्यूमन का बताते हैं होमो सेपियंस, तो उसको आपने अंडरलाइन करना है। तो साइंटिफिक के अकॉर्डिंग आप इसको अंडरलाइन करेंगे और अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये इसकी जीनस है, ये इसकी स्पीशी है। जी स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
बायोलॉजी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है। पहला एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। ब्रॉडेस्ट रैंक का मतलब है जो सबसे फर्स्ट में ब्रॉड आता है, जो सबसे फर्स्ट रैंक पे है। तो हमने इसमें देखा था वो डोमेन थी जिसमें एनिमल्स को 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड किया गया, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें यूनिक है। तो डोमेन आर्किया के बारे में हमने पढ़ा था, दे लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट यही उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी अगला एमसीक्यू देखें, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। में कुछ स्टेटमेंट है वो बैक्टीरिया के साथ रिलेट नहीं करती। दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट ठीक है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी ठीक है कि उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। सी ऑप्शन है, मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक। डी बैक्टीरिया में मोस्टली जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसके साथ रिलेट नहीं करती, सबके पास क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ के पास होता है, जबकि मोस्टली जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसलिए यहाँ पे ये इसकी ऑप्शन डी आएगी कि दे सम के पास क्लोरोफिल है, सबके पास नहीं होता। जी नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डोमेन यूकेरिया। इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूकेरिया से बिलोंग करता है। नंबर 1 है इस्चरचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है यीस्ट। यीस्ट जो है वो फंगस है और फंगस जो है फंजाई यूकेरिया से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो ठीक होगा, बी ऑप्शन इसमें आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी ऐसी चीज है जो यूकैरियोटिक्स को प्रोकैरियोटिक से डिफरेंट करती है या डिस्टिंग्विश करती है, ये उसमें फर्क करती है। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी, प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑफन हेट्रोट्रॉफ। कौन सी ऐसी किंगडम है जो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉफ है, तो इसमें किंगडम प्रोटिस्टा आ जाती है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई को हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपने न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम डिकेइंग मैटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग मैटर। जी नेक्स्ट है, वाई इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। क्यों आप वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखे हैं, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक होगा, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज। उनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना तो वो सेल से बने और ना उसके अंदर कोई ऑर्गेनेलिज है, इसलिए उसको किसी भी प्रॉपर किंगडम में नहीं रखा गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। साइंटिफिक नेम लिखते हुए हमने इसके रूल्स में पढ़ा था कि उसका जीनस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा और स्पीशी का स्मॉल होगा, दूसरा उसको इटालियन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये इटालियन, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, होमो सेपियंस। और अगर उसको हैंड राइटिंग में लिखा जाए तो उसके नीचे लाइन लगानी होगी। जी नेक्स्ट है, विच इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम पता है तो आप इससे क्या इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। अब हमें पता है कि साइंटिफिक नेम जो 2 पार्ट से मिलकर बना, जिसमें उसकी जीनस और स्पीशी की बात की गई है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जीनस और स्पीशी के बारे में पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिज्म की जीनस या स्पीशी क्या है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।